गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग you all have been spending a quality time at home। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे आपके इंग्लिश मेन बुक से बी हाई। लास्ट क्लास कल परसों ही हम लोग पढ़े, इस चैप्टर को स्टार्ट किए थे। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इज अबाउट द जीनियस ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्हीं की कहानी है। कल हम लोगों ने पढ़ा था उनके इनिशियल लाइफ का स्टोरी, कैसे वो स्कूल में थे, कैसे उनके उनकी माँ ने, उनके प्रिंसिपल ने, इन सब लोगों का आइंस्टीन के बारे में क्या सोचना था। उसके बाद कैसे एक लड़की फेलो स्टूडेंट थी मिलेवा मैरिक, उसके प्रति उनके मन में एक स्पेशल इंटरेस्ट जगा। उसके बाद कैसे वो 21-22 ईयर्स ओल्ड में के जब हुए तो वो ही वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बट अनएम्प्लॉयड, लेकिन बाद में उन्होंने एक पेटेंट ऑफिस में जो है उनको क्लरिकल जॉब मिला, जहाँ पे उनका काम था दूसरे लोगों के इन्वेंशन को क्या करना, अप्रूव करना, उसको एसेस करना। और वहीं पे उन्होंने जब वो ये काम कर रहे थे, यानी दूसरे लोगों के इन्वेंशन को एसेस कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने सीक्रेटली जो है अपना खुद का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो डेवलप किया। एंड दैट्स वाई उन्होंने अपना जो डेस्क था, ड्रॉअर था, उसको जोकिंगली एक बार उन्होंने क्या बोला था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स करके उसका नाम दिया था। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो अब हम लोग आगे का पार्ट पढ़ते हैं। स्टोरी आज ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 9 नंबर पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट ऑन विद द स्टोरी। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो कि आज भी स्टैंड करता है। एक फेमस पेपर 1905 में आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड आई थी, जिसके अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, ये आप साइंस में पढ़ते होंगे। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other। बड़ा क्लियरली बताया है कि दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो घड़ियाँ परफेक्टली एक्यूरेट टाइम देती है, वो कभी भी विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम वो कभी कंटिन्यू नहीं करेंगे शो करना। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, एक जर्नी के बाद, एक जो पूरा सर्कल है उसके बाद जो वो दोबारा आएंगे, तो दे वुडंट शो द सेम टाइम एज बिफोर। अगर वन ऑफ देम इज मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। फ्रॉम दिस फॉलोड, इसी से निकल के आया वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और यहीं से आइंस्टीन का फेमस फार्मूला आया मास एंड एनर्जी से रिलेटेड, जो कि हम E=mc² के नाम से जानते हैं, जहाँ पे E जो है वो एनर्जी के लिए स्टैंड करता है, M से मास होता है, एंड C से स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि 3 लाख किलोमीटर के अप्रॉक्स है। ठीक है, तो आइंस्टीन ने 1905 में क्या दिया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अकॉर्डिंग टाइम एंड डिस्टेंस जो है, दीज टू आर नेवर एक्यूरेट, नेवर एब्सोल्यूट। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस थ्योरी डिराइव द फेमस E=mc² थ्योरी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। हाँ, जब वो फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, यानी प्रोफेशनल लाइफ में तो वो बड़े बड़े वो कारनामे कर रहे थे, लेकिन उनकी प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ जो थी वो अनरेवेल हो रही थी, मतलब ख़त्म हो रही थी। उसमें बहुत सारे टेंशन्स आ गए थे। अल्बर्ट जो है वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे स्टडी ख़त्म करने के जस्ट बाद, लेकिन उनकी माँ जो थी वो इस शादी के खिलाफ थी। सी थॉट, उनको ये लगा कि मिलेवा हुआ 3 years older than her son was too old for him। उनकी माँ को ये लगा कि मिलेवा मैरिक was 3 years older than अल्बर्ट आइंस्टीन। सो उनको ये लगा कि ये लड़की काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी ज़्यादा एज है इसकी कंपेयर टू अल्बर्ट आइंस्टीन,
एंड सी इज ए बुक लाइक यू, एंड वो सॉरी सी वाज ऑल्सो मिलेवा के इंटेलिजेंस से भी वो चिंतित थी। वो बोला करती थी अपने बेटे को अल्बर्ट को कि वो तुम्हारे लिए बुक की तरह है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और इस तरह जो शादी है वो ऑफ करना पड़ा। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स। फाइनली दोनों की शादी होती है, 2 बच्चे होते हैं। लेकिन कुछ ही सालों के बाद द मैरिज फॉल्टर्ड, शादी जो है वो फॉल्टर्ड हो गई, टूट गई, कमज़ोर हो गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग, हाँ मिलेवा मैरिज जो है शादी के बाद अपना जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था, यानी उसका जो साइंटिफिक नॉलेज था, साइंटिफिक स्किल था, उसको वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रही थी और एक अनहैप्पी हाउसवाइफ के रूप में कन्वर्ट होती जा रही थी। शादी के बाद उस पर 10 तरह की बंदिशें आ गई, बच्चे हो गए, उसके बाद एक हाउसवाइफ को तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है सर्वाइव करना, वो भी खासकर ऐसी हाउसवाइफ जो कि वर्किंग वुमेन हो तो उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता ही है। और ये तो साइंटिफिक माइंडसेट की लड़की थी, तो उसके लिए जो शादी के कुछ ही सालों के बाद वो अपना जो उसका इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था वो खोता चला गया और अंत में वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन के रह गई। एंड लगातार सालों तक कांस्टेंट फाइटिंग के बाद, झगड़े के बाद फाइनली कपल के बीच में, इन दोनों के बीच में डाइवोर्स हुआ और आइंस्टाइन ने अपने कजिन एल्जा से अगले ही साल सेम ईयर शादी की। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर को इंसाइडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, और यहीं से उनका जो पर्सनल लाइफ था वहाँ पे तो उन्होंने दूसरी शादी की ही, यहीं से उनका जो पर्सनल चैप्टर था वो को इंसाइड हो गया, मतलब संयोग मिल गया, यहीं से वो फेम, वर्ल्ड फेम की तरफ राइज करने लगे। 1915 ईस्वी में उन्होंने पब्लिश किया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। 1915 में उनकी एक थ्योरी पब्लिश हुई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें कि ग्रेविटी के बारे में नई व्याख्याएं मिली। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, और 1919 में एक्लिप्स सूर्य ग्रहण लगा जिसने कि अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी को और ज़्यादा एक्यूरेट साबित कर दिया। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, कैसे, तो उन्होंने एडवांस में कैलकुलेट करके करेक्टली दिखाया था टू एक्सटेंड लाइट जो है फिक्स स्टार से कितनी सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में जब लाइट आती है तो वो जो है वो कितना डिफ्लेक्ट होती है, ग्रेविटेशन के कारण कितना डिफ्लेक्ट होती है, वो उसको उन्होंने बड़ा ही एक्यूरेटली कैलकुलेट करके बताया था। एंड न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, न्यूज़पेपर्स ने उनके वर्क को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के रूप में प्रोक्लेम किया। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मिला 1921 में। एंड इनविटेशन एंड सावर्स ऑनर्स हर एक जगह से मिला, एंड हर एक जगह की प्रेस ने उनको अप्रिसिएट किया। बाद में क्या होता है कि जब नाजीज आते हैं पावर में, जर्मनी में हिटलर आता है पावर में, तो आइंस्टीन एमिग्रेट करके यूनाइटेड स्टेट्स चले जाते हैं। 5 years later द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोवर, ठीक है। और 5 साल के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन का डिस्कवरी होता है बर्लिन में, जर्मनी की राजधानी में, जिसका नतीजा होता है कि अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे उनमें वो अपसेट हो पड़ते हैं इस न्यूज़ से। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड, एंड नाउ दे वेर अफ्रेड दैट नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज, हाँ ज़्यादातर जो लोग थे वो डर गए थे एंड वो फासिज्म से भाग रहे थे। फासिज्म जो है वो फासिस्ट गवर्नमेंट थी जर्मनी की, उसके खिलाफ। जिस तरह आइंस्टीन जर्मनी छोड़ के भागे उसी तरह ये भी, बाकी लोग भी। एंड सारे लोग अब इस बात के लिए डरे हुए थे कि अगर नाजी के हाथ में न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी लग गई तो वो एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं एंड उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो एट द अर्जिंग ऑफ ए कोलीग आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट on 2nd August, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। तो उनके एक कलीग के कहने पर, रिक्वेस्ट करने पे, आइंस्टीन ने उस समय के प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा जिसमें कि उन्होंने वार्निंग दी कि इस तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब, एक सिंगल बॉम्ब का भी यूज जो अगर किया जाएगा तो एक पूरा पोर्ट को, एक पूरा टेरिटरी को पूरी तरह से क्या कर देगा, नेस्तनाबूद कर देगा। हिज वर्ड्स डिडंट फेल टू हैव एन इम्पैक्ट, लेकिन उनकी बातों का कोई असर
नहीं हुआ। अमेरिकन्स ने एटॉमिक बॉम्ब सीक्रेटली डेवलप किया एंड उसको ड्रॉप किया जापानी सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। एंड आइंस्टाइन इस घटना से बुरी तरह से क्या थे, सेकंड थे, हिल गए थे अंदर तक। जो जितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, जितनी तबाही मची थी, दिस टाइम उस समय उन्होंने एक पब्लिक मिसिव लिखा। पब्लिक मिसिव का मतलब हो गया एक लंबा लेटर, ऑफिशियल लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को, संस्था को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। उस लेटर में उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए प्रपोज किया कि एक विश्व सरकार बनाई जाए। until the unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact, but over the next decade Einstein got ever more involved in politics, agitation for an end to the arms buildup, and using his popularity to campaign for peace and democracy। हालांकि इस लेटर का भी कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन अगले कुछ दशकों तक आइंस्टीन ने अपना वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए और अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ उन्होंने आर्म्स बिल्डअप, अलग अलग देश जो हथियारों का संग्रह कर रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने एजिटेशन किया, आंदोलन किया। एंड अपने पॉपुलरिटी का यूज़ करके उन्होंने पूरी दुनिया में पीस एंड डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने अपने पॉपुलरिटी का यूज़ किया। एंड जब 1955 में 76 ईयर्स ओल्ड में जब उनकी डेथ हुई, तो उस समय तक वो एक विजनरी मतलब जो है आगे का युग दृष्टा जिसको बोलते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अब्दुल कलाम थे। यानी अभी जो है वो आगे अगले 10 साल 15 साल में क्या भविष्य होने वाला है उसको वो अभी ही जानते थे। तो विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस। तो जब उनकी 76 ईयर्स ओल्ड में डेथ हुई, तब तक वो दुनिया उनको एक विजनरी के रूप में और एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में। वर्ल्ड सिटीजन का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी एक देश का नागरिक नहीं है, पूरे विश्व का नागरिक है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो काम थे, उनकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, ये सिर्फ जर्मनी के लिए नहीं थी, ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं था, बल्कि पूरे देश के लिए था, पूरे वर्ल्ड के लिए था। एंड दैट्स वाई वो साइंटिफिक जीनियस के रूप में जितने पहचाने जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो एक विजनरी के रूप में और एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में दुनिया उनको याद करती है। ठीक है, तो दैट इज़ द चैप्टर। अब इसका क्वेश्चन आंसर है। तो आई थिंक क्वेश्चन आंसर इतना आसान है कि तुम लोग खुद से भी कर सकते हो। तो कंप्लीट दिस क्वेश्चन से व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस में डेस्क ड्रॉअर को क्या बोलते हैं? तो ही कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। व्हाई? बिकॉज ही हैड सीक्रेटली डेवलप्ड हिज theory of relativity in that drawer. Why did Einstein a letter to Franklin Roosevelt? Franklin Roosevelt को क्यों लेटर लिखा? तो he wrote a letter to warn him about the against the use of nuclear bomb. एंड आइंस्टीन का रिएक्शन कब क्या था? जब हिरोशिमा और नागासाकी पे जापान के दो शहरों पे अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी। तो ही वॉज डीपली सेकेंड बाय द अमाउंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड ही डिसाइडेड टू write a public missive to the president of United Nations. Okay, how did Einstein? अच्छा, why does the world? यही क्वेश्चन अभी बोले हैं कि पूरी दुनिया आइंस्टाइन को वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों याद करती है? तो ही इज रिमेम्बर्ड एज ए वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज his scientific innovations are not only for a particular country or particular territory, but it is for the welfare of the entire world. And he always thought about the welfare of the entire human community, not about a particular country or community. That's why he is known as a world citizen. Okay, तो आई होप आप लोग क्वेश्चन आंसर इसका आसानी से कर पाओगे, कर ही लोगे। अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग जो आपका लिटरेचर बुक है उसका चैप्टर 1 और 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। एडवेंचर्स ऑफ टोटो। चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर आपको पढ़ना ही नहीं है, तो चैप्टर 4 जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।